स्वागत है दर्शकों आपका। आप हमेशा हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते के बारे में सुनते आए हैं और आप जानते भी हैं इन दोनों के बीच कितना गहरा और अटूट संबंध होता है। इसके बारे में छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी इस रिश्ते को समझते हैं। लेकिन क्या आपने कभी वर्क हस्बैंड और वर्क वाइफ के बारे में सुना है? इनका क्या रिश्ता होता है? और अगर आपने नहीं सुना है तो यह खबर आपके लिए है। अक्सर आपने ये देखा होगा ऑफिस में कैसा रिश्ता बन जाता है जिसमें न 7 फेरे होते हैं ना कोई वादा होता है, फिर भी साथ सबसे खास होता चला जाता है, जिसे वर्क हस्बैंड और वर्क वाइफ भी कहा जाता है। सुबह की पहली कॉफी से लेकर देर रात तक चलने वाली डेडलाइन तक, हर प्रोजेक्ट में साथ, हर चुनौती में सलाह और हर तनाव के पल में एक दूसरे का सहारा। कॉर्पोरेट दुनिया में यह रिश्ता अब तेजी से चर्चा का विषय बन रहा है। जो इसके समर्थक हैं वो ये मानते हैं वर्क स्पाउस का रिश्ता सिर्फ एक मजबूत प्रोफेशनल बॉन्ड है, एक ऐसा भरोसेमंद साथी जो काम का दबाव कम करता है, बेहतर तालमेल बनाता है और टीम वर्क को मजबूत करता है। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग सवाल भी खड़े करते हैं, क्या ऑफिस में किसी एक व्यक्ति पर बढ़ती भावनात्मक निर्भरता रिश्तों की सीमाओं को धुंधला कर सकती है? क्या यह सिर्फ दोस्ती है या धीरे धीरे किसी और तरह के जुड़ाव की शुरुआत बन सकती है? क्या इसे इमोशनल चीटिंग भी कहा जा सकता है या फिर यह आधुनिक कार्यस्थल की एक सामान्य जरूरत बन गई है? आखिर एक प्रोफेशनल रिश्ते और निजी भावनात्मक जुड़ाव के बीच की लक्ष्मण रेखा कहां तय होती है? आज के दौर में वर्क स्पाउस का रिश्ता सिर्फ ऑफिस की दोस्ती है या फिर रिश्तों की बदलती परिभाषा से जुड़ी एक नई उलझन? आज इसी पर करेंगे खास मेहमानों के साथ खास चर्चा। लेकिन उससे पहले जानते हैं कॉर्पोरेट की दुनिया में बढ़ते वर्क वाइफ और वर्क हस्बैंड के क्रेज का मतलब क्या है? क्यों बन जाते हैं ऑफिस में वर्क स्पाउस और उनके बीच क्या बाउंड्री भी होना जरूरी है? वर्क वाइफ और वर्क हस्बैंड का मतलब क्या होता है, पहले यह समझ लीजिए। वर्क वाइफ, वर्क हस्बैंड ऑफिस का सबसे करीबी साथी माना जाता है, जिसके साथ आपकी ट्यूनिंग और समझ सबसे बेहतर होती है। वो आपका कलीग, दोस्त और ऑफिस का सपोर्ट सिस्टम होता है। यह रिश्ता आपसी भरोसे, सम्मान और प्रोफेशनल दोस्ती पर टिका होता है। काम के दौरान एक दूसरे की मदद करना और सहयोग करना इसकी पहचान है। आमतौर पर इसे प्लेटोनिक रिश्ता माना जाता है, रोमांटिक नहीं। सिर्फ वर्क स्पाउस कहलाना अपने आप में इमोशनल चीटिंग नहीं माना जाता। अब सवाल यह कि वर्क स्पाउस का कॉन्सेप्ट रिश्तों के लिए खतरा है। इमोशनल चीटिंग की सीमा क्या है? प्रोफेशनल दोस्ती और इमोशनल अटैचमेंट में फर्क है। सोशल मीडिया ने इस ट्रेंड को सामान्य बना दिया है। अब जरा और समझने की कोशिश करते हैं। कंपनियों को ऐसी सीमाओं पर कर्मचारियों को संवेदनशील बनाना चाहिए। वर्क स्पाउस, दोस्ती या फिर धोखा? बिना देरी शुरू करते हैं चर्चा। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ईशा जोशी, आप एक वर्किंग महिला हैं, और डॉक्टर नेहा चतुर्वेदी, आप एचआर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नेहा चतुर्वेदी, वर्क स्पाउस की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? क्योंकि प्रैक्टिकल और एथिक्स के बीच भी एक लकीर होती है जो आज के दौर में हम ऑफिस में देख रहे हैं। मैं वर्क स्पाउस या वर्क हस्बैंड या वर्क वाइफ की डेफिनेशन की थोड़ा सा बैकग्राउंड की बात करूंगी। ये एक वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ शब्द जो लगभग 2000 के आसपास पॉपुलर हुआ, इंटरनेट और सोशल मीडिया से आगे बढ़ गया। एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है ये कॉर्पोरेट स्लैंग है। इसका किसी फॉर्मल रिश्ते से या हस्बैंड वाइफ बनने से लेना देना नहीं है। कॉर्पोरेट स्पाउस वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या किसी के एक काम के सिलसिले में एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं या अपने काम का मैक्सिमम समय एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। साथ साथ ये अलाइन होते हैं डेडलाइंस पर, स्ट्रेस पर, जो डिलीवरेबल्स हैं कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में। बट ये एक बहुत ही इनफॉर्मल किस्म का रिश्ता या शब्द है, बॉन्डिंग है, और इसका पर्सनल रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ जैसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है डॉक्टर ईशा जोशी, ये आपने जितनी बातें सुनी अब तक,
उसके मुताबिक मैं कुछ टर्म्स यूज कर रहा हूं। वर्किंग कल्चर, वर्किंग स्पाउस, इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल चीटिंग, इन बातों को जोड़ दें तो बहुत सारे मतलब निकल आते हैं। सर ये सब चीज़ें ठीक है, व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट्स कि ये जो हम वर्क स्पाउस की बात कर रहे हैं, इट इज़ अ वेरी इनफॉर्मल टर्म। अगेन ये पीयर बॉन्डिंग जैसे इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक somebody who is a very good friend at work, तो वो नहीं करके मजाक मजाक में ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इमोशनल एस्पेक्ट जो है वो जो हमको समझने की ज़रूरत है कि इमोशनल एस्पेक्ट इज़ लाइक अ फ्रेंड, इट्स अ वेरी प्लेटोनिक रिलेशनशिप एट द सेम टाइम, जो कि आपको कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे करने में, आपका काम का जो एक स्ट्रेसफुल जोन रहता है जहाँ पे इंसान कम से कम 7 से 8 घंटे अपना समय बिता रहा है, उसको कंफर्टेबल बनाने में हम हमेशा एज ह्यूमंस इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अस टू फाइंड समबडी जिसके साथ हम अपना शेयरिंग कर पाएँ। बट इमोशनल सपोर्ट जब आप बोल रहे हैं, इट इज़ प्रोफेशनल लेवल ऑफ इमोशनल सपोर्ट। अगर ये इमोशनल सपोर्ट प्रोफेशन की बाउंड्री को क्रॉस करके पर्सनल में जाता है, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू वर्क अगेन, अगर ये उस बाउंड्री में जा रहा है कि जहाँ पे फैमिली और अपने एक्चुअल स्पाउस की कॉम्प्लिकेशन शेयर किए जा रहे हैं, वहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करना शुरू करेगा। ठीक है। सो इफ दैट बाउंड्री इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, इट्स अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। अगर बाउंड्रीज ब्लर होंगी तो प्रॉब्लम शुरू होंगी। ठीक है, अब तक की चर्चा में बाउंड्री शब्द पर मैं एक सर्कल डाल देता हूँ। डॉक्टर नेहा चतुर्वेदी, क्योंकि आप एचआर हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स की बात भी करते हैं। अब हर किसी के पास देखिए 100 ग्राम इमोशंस हैं। अब उन 100 ग्राम इमोशंस में से आप किसी भी तरह से इमोशंस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके या तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ सकता है। तो ये वर्क स्पाउस का जो कल्चर है, बतौर स्लैंग जिसे यूज़ किया जा रहा है, क्या आपकी जो इमोशनल ग्रेविटी है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ता है जो पर्सनल लेवल पर भी असर डाल सकता है? सर मैं यहाँ के कहना चाहूँगी कि इमोशनल मैच्योरिटी ये आप एक सेगमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं वहाँ नहीं, स्ट्रेस है, वर्क है, आप इतने लोगों से मिलते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी तो पहली कंडीशन है किसी भी प्रोफेशन में काम करने की और उस प्रोफेशन में अपना रिस्पेक्ट बनाए रखने की। साथ साथ में एक चीज़ और बताऊंगी, जैसे जहाँ मैं जुड़ी हुई हूँ या ऐसे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जहाँ बहुत क्लियर पॉलिसीज बनी हुई हैं। एक्सक्लूसिविटी मतलब कोई एक व्यक्ति पे आप एक्सक्लूसिव अधिकार या फेवरेटिज्म पे अगर आप जाते हैं तो उसके लिए बहुत क्लियर पॉलिसीज होती हैं। और जहाँ तक हम बाउंड्रीज की बात करते हैं, इमोशनल सपोर्ट को लेकर अगर दो अलग अलग जेंडर के लोग साथ साथ काम करते हैं तो इंडिया में डेफिनेटली हम जिस कल्चर में रहते हैं बहुत सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, र्यूमर्स शुरू हो जाती हैं। बट एज एन एचआर हम हमारी पॉलिसीज के थ्रू और रेगुलर सेशंस के थ्रू ये इंश्योर करते हैं कि एक कॉर्पोरेट के कल्चर पे या प्रोडक्टिविटी पे इस ऐसी चीज़ों का फर्क ना पड़े और इमोशनल एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा ना हो जाए कि वो बाकी टीम मेंबर्स के ऊपर या किसी की निजी जिंदगी के ऊपर वो हावी होने लगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं, भूपेंद्र कुमार कोगे जी। आप एक मैरिज काउंसलर हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, हम वर्क स्पाउस कल्चर की बात कर रहे हैं। अब डेफिनेटली, जैसे कि मैं पहले भी बोल रहा था, कि अगर ऑफिस में आपके इमोशनल रिलेशनशिप किसी से खास जुड़ाव के साथ बन जाती है, भले ही वो वर्क प्लेस तक सीमित है, बाउंड्रीज भी हैं, लेकिन क्या उसका इम्पैक्ट घर पर पड़ता है, मैरिज पर पड़ता है? प्लीज कुछ केस स्टडी में बताइए ताकि इस टॉपिक को और अच्छे समझ सके हम। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी अवसर देने के लिए कि मैं आपको इस जानकारी से अवगत कराऊं, क्योंकि मैं एक मैरिज काउंसलर की तरह वर्क कर रहा हूं। तो मैं बहुत सारे ऐसी केस स्टडीज देख रहा हूं जहां पर परिवार पे सीधा इस चीज का फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोई एक पार्टनर लॉयल ना रहे अपने जीवन यापन के, या मतलब जो मैरिज के बीच में लॉयल्टी एक बहुत बड़ी चीज है, जहाँ से बहुत सारी चीजें इसके साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि वर्क कल्चर दिन भर से जब वो काम करके या घर पर जब वो अपना जो क्वालिटी टाइम है वो उसे अपने स्पाउस को, अपने पार्टनर को देना चाहिए, वहाँ वो ऑलरेडी थका हुआ महसूस करता है। वहां पर उसके पास कुछ होता नहीं है उसको देने के लिए। एक्चुअली वो उसको जब भी दे पाएगा जब वो उसके लिए कुछ सेव रखेगा, क्योंकि वो सब कुछ एग्जॉस्ट ऑलरेडी करके आ चुका है। तो वहां से बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज, फिर उसके बाद एंगर, स्ट्रेस,
और धीरे धीरे करके ये स्थिति परिवार में बिगड़ती जाती है सर। तो एक छोटा सा केस मैं मतलब आपको बताना चाहूंगा इससे रिलेटेड कि एक मतलब मेरे पास एक पेशेंट आए थे जो जॉब मुंबई में करते थे, फैमिली उनकी दूसरी सिटी में थी और वो कुछ समय के लिए वहां जाते थे, जॉब करते थे और फिर कुछ समय बाद यहाँ आते थे। और उनके साथ भी यही हुआ कि जो वर्क स्पेस पे जहाँ वो काम करते थे वहाँ उनका किसी के साथ अटैचमेंट हुआ और उसके बाद धीरे धीरे करके जो उनको कुछ समय अच्छा लगा और कुछ समय अच्छा लगने के बाद वही चीज उनको स्ट्रेस का कारण बनी और इतना ज्यादा तनाव में वो रहने लगे कि उन्हें काउंसलिंग करवाने के लिए मेरे पास आना पड़ा कि अब वो इससे कैसे बाहर निकले। तो हमें अपनी लिमिट, अपनी बाउंड्री पहले ही सेट कर देनी चाहिए कि हमें किसके साथ कितना, किस रिलेशनशिप में रहना है, क्योंकि जो हम जिस कल्चरल एस्पेक्ट में रह रहे हैं हमारे देश में, यहाँ पर बहुत इन चीजों को आप वैल्यू देते हैं, इसीलिए मतलब इन चीजों को हमें बहुत संभल के, सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर ईशा जोशी जी, क्या कॉर्पोरेट कल्चर बदल चुका है? क्योंकि अगर हम पहले के दौर की बात करें, जब ये स्लैंग नहीं भी आया था, दोस्त भी क्लोज भी, ये तो पहले भी होता था। अब ऐसा क्या हो गया है कि इस पर ज़्यादा हम कह लीजिए कि चर्चा ऑफिस के अंदर भी हो रही है, बाहर भी हो रही है, क्लोजनेस की बात भी हो रही है, बाउंड्रीज की बात तो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उस बाउंड्रीज के पार भी जो रिलेशनशिप क्लोजनेस आ जाती है ऑफिशियली, प्रोफेशनली, वो आप कैसे डिफाइन करेंगी? सर डिफाइन करना तो आई डोंट थिंक दैट वुड बी राइट थिंग। ये पहले भी होता था, हमेशा से हमारे वर्क ऑफिसेज में, नो मैटर विच एरा वी टॉक अबाउट, हमेशा आपके बहुत क्लोज कॉन्फिडेंस होते थे, हमेशा बहुत क्लोज फ्रेंड्स होते थे। अब मगर एज अ सोसाइटी ऑल्सो वी हैव चेंज्ड, वी आर नॉट द सेम सोसाइटी जो हम 10 साल पहले थे। तो जिस तरीके से हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, एक दूसरे से हम जिस तरीके से बात करते हैं, वो भी काफ़ी हद तक बदल चुका है। और अपने लिए भी हम जिस प्रकार से सोचते हैं एवरीथिंग, ये बहुत एक नया रूप ले चुका है। एक और नया जो भी ट्रेंड चल रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ जेन ज़ी इज़ कि हर चीज़ को एक लेबल होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरे नज़रिए में बहुत ज़रूरी है। ऐसी कोई बात है नहीं कि हर चीज़ का एक लेबल होना चाहिए, तो ये भी एक टर्म है, लेबल है। बट मैं एक चीज़ इसमें ज़रूर कहना चाहूँगी, जब हम रिलेशनशिप्स की बात करें कि क्या पर्सनल रिलेशनशिप में खटास आती है, आई विल गो बैक टू व्हाट पहले जो डिस्कस हो रहा था कि अगर कोई रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है अपने आप में, तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें परेशानी नहीं क्रिएट करेंगी। मगर अगर कोई रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़राब है, इन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप, तो छोटी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग फिर वो बहुत ही ज़्यादा भयावह एक रूप ले सकती है। तो उसका ध्यान, जैसे सर ने बोला कि उसका थोड़ा सा ध्यान यदि रखा जाए, इनको मिक्स ना किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मगर बात यह है कि शुरुआत से ही परेशानी है तो वो डिफ्लेक्शन ईजी होता है, परेशानी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है वहाँ पे। ठीक है, मैंने एक और वर्ड सर्कल कर दिया है, इमोशनल सपोर्ट। और मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ इस सब्जेक्ट पर हम थोड़ा खुल के बात करें ताकि लोगों को समझ में आए। जितना प्रैक्टिकल हम बात करेंगे ना, लोगों को उतना समझ में आएगा। कई बार क्या है कि हम एथिक्स और प्रैक्टिकलिटी के बीच में फंस जाते हैं, कितना कुछ समझा पाएँ। डॉक्टर ईशा जोशी, अब मान लीजिए कि आप तो एचआर में हैं जी, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, डॉक्टर नेहा चतुर्वेदी की बात कर रहा था कि वो एचआर में है, वर्किंग प्रोफेशनल सर। हाँ, या डॉक्टर नेहा, अब मेरा मान लीजिए कोई वर्क स्पाउस है जी। तो एचआर कैसे डिफाइन करेगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बहुत हेल्दी रिलेशनशिप है, सब कुछ ठीक है? प्रोफेशनलिज्म क्या कहता है? सर देखिए, जैसा आपने बोला, मैं मना तो बिल्कुल साफ तौर पे नहीं करूंगी, क्योंकि हम आए दिन ऑफिस के अफेयर्स तक भी, मतलब जिस ऑफिस का स्पाउस है वो ऑफिस अफेयर्स तक अगर दोनों डिफरेंट जेंडर्स के हैं, मेल फीमेल साथ में काम कर रहे हैं, तो बॉस का सेक्रेटरी के साथ, या ऐसा नहीं बोलूँगी कि केसेस नहीं आते। और कई बार पॉश में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे बातचीत काम से शुरू हुई थी, निकटता काम से थी, और बाद में वो एक दूसरे के इमोशनल सपोर्ट पे हुई, और जब चीज़ें ख़राब हुई तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस लग गया। तो मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हाँ नहीं हो रहा है, बहुत सारे केसेस हैं, पर एचआर होने के नाते हम 2-3 चीज़ों पे, पैरामीटर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारा सबसे पहला काम होता है कल्चर को प्रोटेक्ट करना। जैसे
ऑफिस की मीटिंग्स में या ओपन एरियाज में कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि व्यवहार जो है वो बातचीत थोड़ा प्लीज आप डिफाइन करिए, मैं प्लीज चाहता हूँ इस पर बहुत खुल के बात करें, आप बताइए छूने तक जा रही है। तो जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा वक्त वो दोनों एक दूसरे के साथ ही बिताना चाहते हैं, ज्यादा दरवाजे बंद करके मीटिंग्स हो रही हैं, या बार बार एक इंसिस्टेंस आता है कि साथ में ही टूर पे जाना है। तो ये कुछ रेड फ्लैग्स हैं, अलर्ट्स हैं, जिसपे हम ध्यान रखते हैं। साथ ही साथ जो टीम मेंबर्स हैं, आसपास के जो टीम मेंबर्स हैं, कोई ग्रेप वाइन या कोई गॉसिप या कोई र्यूमर अगर शुरू भी होती है तो एज एन एचआर हमारा सबसे पहला काम होता है कि हम ग्राउंड लेवल पे जाकर एक बार देख लें कि प्रोडक्टिविटी और काम के आगे क्या अपने पर्सनल इमोशन, पर्सनल हितों पे ध्यान दिया जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कॉफी डेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, या कई बार इंसिस्टेंस कुछ इस तरह का होता है कि ये पर्टिकुलर व्यक्ति सिर्फ मेरे ही साथ काम करेगा या ये महिला सिर्फ मेरे ही साथ काम करेगी। और वहां समझ में आना शुरू होता है कि चीजें प्रोफेशनल दायरे से बहुत आगे निकल गई हैं। वहां डिसिप्लिनरी कमेटी के तौर पे हम तो इंटरफेयर करते ही करते हैं। साथ में जैसा आपने बोला, एक केस मैं भी शेयर करूंगी कि बिल्कुल एक केस ऐसा जहां भी हुआ जहां हमने खुद घर टूटते हुए या डिवोर्स तक जाते हुए देखा कि एक ऑफिस का स्पाउस एक रियल स्पाउस की जगह लेने की कोशिश करता है, चीजें बढ़ती हैं। पॉश का केस होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में जब वो कंप्लेंट आती है तो करियर भी खराब हुआ, रेपुटेशन भी गई और फैमिली लाइफ भी खराब हुई। तो सही वक्त पे इंटरवेंशन, जैसा आप कह रहे थे, एचआर की तरफ से बहुत ज्यादा जरूरी है और हम बिल्कुल ध्यान रखते हैं। और वार्निंग लेटर्स भी इशू होते हैं अगर कहीं भी लगता है तो टीम का सेपरेशन या दोनों का डिफरेंट टीम में डेपुटेशन करना, ये हम बहुत इनिशियल स्टेज पे ही करते हैं, वरना चीजें बहुत बिगड़ जाती हैं। और रेपुटेशन कंपनी की भी खराब होती है, वर्क इमेज हमारी भी खराब होती है, तो हम ध्यान रखते हैं। आपके चर्चा जो हुई उसमें मैंने रेड फ्लैग को सर्कल कर दिया है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना मैंने सर्कल करता जा रहा हूँ। भूपेंद्र कुमार जी, अब सवाल यह है कि मेल हो या फीमेल, हस्बैंड वाइफ, उनके अगर वर्क स्पाउस हैं लेकिन घर वाले रियल स्पाउस पर असर ना पड़े, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर इस बारे में तो मैं यही कहना चाहूंगा, जैसे अभी जी ने भी एक्सप्लेन किया कि हमें अपनी बाउंड्रीज तो सेट करना ही पड़ेगी, क्योंकि हमारा बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या है? ये बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या है, ये भी समझना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बाउंड्रीज का अर्थ होता है हम सामने वाले को किस नजरिए से देख रहे हैं और हमारी उससे दोस्ती किस हद तक है, क्या लेवल है उस दोस्ती का, क्या वो केवल एक सहायता लेने तक सीमित है या फिर वो हम जिस इमोशनल सपोर्ट की बात कर रहे हैं वो इमोशनल सपोर्ट किसी रिश्ते की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर गौर फरमाने वाली बात ये है कि क्या आप उसे किसी रिश्ते का रूप देना चाहते हैं। ये बैठ के बात करने के विषय है, ये किसी को कुछ समय के लिए, जैसे हम वो कहते हैं ना सर कि मतलब कुछ समय का किसी से इमोशनल सपोर्ट लेने के लिए हमने उसको अपना दोस्त बना रखा है, तो वो एक अलग मैटर है। जो बाउंड्री है वो ये कह रही है कि सामने वाले के साथ हमारा रिश्ता क्या है, उसको सीधी तरीके से परिभाषित करना, ये है उसका। क्योंकि वो क्लियर रहेगा तो ही बात सही डायरेक्शन में जाएगी, अदरवाइज उसका हश्र वैसा ही होना है कि बाद में वो पौष की तरफ चला जाता है या फिर बाद में वो किसी ऐसे केस की तरफ चला जाएगा जिसमें तीनों को सफर करना पड़ेगा। और आजकल मेरे ख्याल से मेल या पुरुष को ज्यादा सफर करना पड़ रहा है आजकल। नहीं, इस पर हम नहीं जाएंगे, किसे सफर करना पड़ रहा है, हम बायस नहीं होंगे, इक्वल जेंडर बायस नहीं होना है, ठीक है। डॉक्टर ईशा जोशी, अब एक वर्ड मैंने कैच किया, इमोशनल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल अटैचमेंट, काफी डिफरेंस आ जाता है इसमें। बातें शुरू होती है जब हम खुल के बात कर ही रहे हैं, तो हम जो अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है उसकी बात नहीं करते हैं, जो नहीं सही डायरेक्शन में जा रहा है उसकी बात शुरू करते हैं। जैसे मैम ने भी बोला कि जब बातें शुरू होती हैं वहीं से शुरू होती है कि इमोशनल सपोर्ट चाहिए। इनिशियली बहुत नॉन इंक्लूसिव लगती हैं चीज़ें, बहुत हल्की फुल्की सी हैं और दोनों पार्टीज को शायद समझ में नहीं आ रहा होता। एक कभी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दैट वी सी कि ये जो गलत रास्ते में जाते हैं, रास्ता तो नहीं कहूँगी मैं, मगर जो गलत एक फॉर्म ले लेती है ये रिलेशनशिप, कहीं ना कहीं एक पर्सन का, मोस्ट ऑफ द टाइम एक पर्सन का इंटेंट शुरुआत से सही नहीं होता है।
जैसे मैम ने केस शेयर किया था जिसमें दे वर ट्राइंग टू टेक ओवर द एक्चुअल स्पाउस, सो दैट ऑल्सो हैपन्स। नाउ इमोशनल सपोर्ट आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है व्हेन वी आल्सो टॉक अबाउट बाउंड्रीज, गोइंग बैक टू दैट, कि आपका एक्चुअल इमोशनल सपोर्ट है क्या आप उसको फैमिली से ले रहे हैं, आप अपने आप से ले रहे हैं, लोगों का बहुत अलग अलग। सो इफ इट इज़ अ मेंटर रिलेशनशिप इट्स ग्रेट, मगर अगर वो मेंटर रिलेशनशिप नहीं है ना, तो अधिकांश हमारे सबके लिए हमारी फैमिली फर्स्ट उस पर आती है, या फिर हमारे कोई बड़े होते हैं एट वर्क और समथिंग जिससे कि हम इंस्पिरेशन सीख करते हैं। दैट इज़ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप। अगर हमारे पास वो मिसिंग है तो हम इधर उधर से इमोशनल सपोर्ट मांगेंगे, एंड बट एट द सेम टाइम वो बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, इट डज नॉट हैव अ लॉन्ग लाइफ, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमको एग्जैक्टली चाहिए क्या, तो हमको जहाँ से भी सहारा मिल रहा है हम टिक जाते हैं। इट इज़ समथिंग लाइक दैट। और शायद जहाँ टिक रहे हैं उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में, या फिर उनको किसी तरीके के फेवर्स मिल जाते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उनके लिए भी बहुत कंफर्टेबल और कन्वीनियंट है, एंड देन इट स्टार्ट्स बिकमिंग अ लायबिलिटी, है ना। तो वो जो सपोर्ट से शुरू हुआ था वो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिकेशन में तब्दील होना शुरू हो जाता है, और जब वो एक्चुअली एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है जो कि ना तो निकला जा रहा है ना बाहर फेंका जा रहा है, वो एक बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं होती सबके लिए। क्योंकि अगर देखिए बहुत अच्छा हो गया, अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो बाकी टीम में मेंबर्स को लगने लगता है कि हमको एक्सक्लूड कर रहे हैं, वो एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाती है। अगर दैट रिलेशनशिप टेक्स अ साउथ टर्न, अगर सही नहीं हो रहा है, तो वो पूरे डिपार्टमेंट के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ हो जाती है, वो पूरा डिपार्टमेंट उसको सफ़र करता है। तो जिस चीज़ से शुरू हुए थे टूवर्ड्स अलाइनमेंट टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट भी अपने आप में पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये सपोर्ट आप कहाँ से ले रहे हैं, ये हर इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि मैं कहाँ से ले रहा हूँ और ये किस तरफ लीन हो रहा है, और जिसको कि सपोर्ट बनाया जा रहा है, क्योंकि उसको बताया जाता है, इन मोस्ट केसेस उसको बताया जाता है कि भाई मेरे घर पे ऐसा ऐसा चल रहा है, मेरे को ये परेशानी है वो परेशानी है, और तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन बी माई सेल्फ। दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट, करेक्ट मी निया मैम इफ आई एम रॉन्ग, दिस इज द मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट दैट विल हैपन। सो जिससे ये कहा जा रहा है, जिसको ये अननेसेसरी गोल्डन स्पून दिखाया जा रहा है, एंड like I always say, if something is too good to be true, उसमें कहीं पता कैसे चलेगा वो रियलिटी है या फ्लर्टी है, तो उनको भी समझना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ बढ़ रहे हैं। रियलिटी वर्सेस फ्लर्टी डिफरेंस कैसे करेगा कोई? सर बहुत मतलब जो भी मेरे हिसाब से जो भी ऑफिस में काम कर रहा है 20-25 साल के बीच का बच्चा तो है ही वो, इतना तो वर्ल्डली वाइज है कि एनीथिंग विच इज टू गुड टू बी ट्रू इज नॉट करेक्ट। ओके, कॉर्पोरेट ग्रुमिंग। ठीक है डॉक्टर नेहा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? बस मैं प्लीज अपनी बात एक पूछ लेता हूं आपसे, मन में आया इस चर्चा में। ऑफिस स्पाउस, ऑफिस रोमांस, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में, पता कैसे चलता है? और जब पता चल जाता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? सर देखिए, ऑफिस स्पाउस और ऑफिस स्पाउस का वैसे मैं आपको इंडियन कल्चर के हिसाब से बता दूं, मैं अभी काफी कॉर्पोरेट के साथ में काम कर रही हूँ। ऑफिस रोमांस जो है और कई बार शुरू तो जैसे मैं एक आपको एक स्लैंग और बताती हूँ जिसको हम अभी कहते हैं कॉर्पोरेट ग्रूमिंग। एक इमेजिन करिए एक यंग सी लड़की है, उसने अभी टीम में ज्वाइन किया है, उसके जो मैनेजर हैं वो बार बार उसकी तारीफ करते हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, आप दिखने में बहुत थोड़ा सा मैं ना बेसिक लेवल बात करना चाह रहा हूँ। हम हायर लोअर पोजीशन को छोड़ देते हैं। सपोज यू एंड मी, हम सेम ही डिपार्टमेंट में हैं, हमारी पोजीशन भी सेम है, तब भी अगर आप सेम लेवल पे भी बात करेंगे ना जी, देखिए वहां पे भी मैं आपको बताऊं बहुत अलग हो जाता है जब आप ऑफिस स्पाउस की बात करते हैं। जो बात करते हैं, पहली बात तो इंडियन कल्चर में सूटेबल होता वैसे भी नहीं होता, और अगर होता भी है, अगर वर्क टाइमिंग के बियॉन्ड या आपको लगेगा आप देखना शुरू करेंगे कि बात जो है उसमें कॉन्टेक्स्ट या उसमें काम सॉरी वैसे तो एचआर बहुत सवाल करती है, मैं आज थोड़ा सवाल कर रहा हूँ एचआर से, थोड़ा मुझे भी अजीब लग रहा है, लेकिन मन में आया तो पूछ लेता हूँ। मेरे मन में ये सवाल आया आपकी बात सुनकर, हाँ जी, कि देखिए ऑफिस में पॉलिटिक्स हो रही है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है। अब सपोज स्पेसिफिकली किसी फीमेल से मेरी बातचीत शुरू हुई, चाय पीने जा रहे हैं, खाना खाने जा रहे हैं, चलो बैठते हैं, कैसे पता चलेगा? किसी का बैठना ज़्यादा समझ में आ रहा है, किसी का मतलब कनेक्टिविटी से आप पता करते हैं, किसी के उठने बैठने से, क्या वो पता चलता है कैसे?
सर सबसे पहला साइन ये होता है कि वो दो लोग सिर्फ सारी बातें अपने दोनों में ही रखना चाहते हैं। टीम बिल्कुल लेफ्ट आउट फील करती है, इनमें सीक्रेट शुरू हो जाते हैं। अगर कोई भी काम से रिलेटेड इशू है या कोई फीडबैक आपको ऐसा मिला है हायर मैनेजमेंट से, तो वो टीम से शेयर नहीं हो रहा, उन दोनों की ही आपस में मीटिंग चल रही है, टीम लेफ्ट आउट फील कर रही है। एक और बहुत बड़ा साइन आप देखेंगे, आपको पब्लिकली मीटिंग्स में इमोशनल डिमांड होना शुरू हो जाती है, जैसे कि मैं यहीं बैठूंगी, या काम की बात की जगह ये हो रहा है नहीं नहीं मेरा जाने का ये टाइम है, या बहुत एक्स्ट्रा वेगेंट। मैं आपको एक और चीज बताऊं। अच्छा हाँ, एक बात और डॉक्टर नेहा, एक बात और प्लीज, एक बात और, वक्त कम है तो जान लेता हूं, क्या एचआर की सोशल मीडिया पर भी नजर रहती है क्या? पूरी तरह से रहती है सर, आजकल तो रखनी ही पड़ती है। साथ में अगर वीकेंड्स की पिक्चर्स आ रही हैं या आउटिंग्स की पिक्चर्स आ रही हैं तो सर बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम भी जो देख रहे हैं वो हमारा क्लाइंट या हमारा कस्टमर भी देख रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। कंपनी पॉलिसीज में कवर्ड ये होता है, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप्स कंपनी की इमेज को डिफेम नहीं कर सकते। ठीक है भूपेंद्र जी, ऑफिस ऑफिस रहे, घर घर रहे, रिश्ते मिसमैच ना हो, जहां जहां हैं वैसे रहें, आपका सजेशन सभी को, फाइनल सजेशन। आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए जरा। हाँ बोलिए। ठीक है जी, डॉक्टर ईशा प्लीज फाइनल कमेंट आपका, फाइनल सजेशन लोगों को, हस्बैंड वाइफ सभी को। सर मेरे हिसाब से पर्सनली इन माय लाइफ ऑल्सो, एंड अगर हम हमेशा चीज़ों को बहुत ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें तो सब कुछ बहुत कंफर्टेबल रहता है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग थिंग्स वेरी इमोशनल। इमोशन को थोड़ा सा कम यदि हम उसमें डालें तो अच्छा रहेगा। तो हर चीज़ जो हम कर रहे हैं और जो हमारे साथ हो रही है उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली देखा जाए। सो द फर्स्ट थिंग आई वुड से इज, जस्ट टू रैप इट अप, इज पहला तो आपका खुद के ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज योर स्पाउस, वेदर इट्स योर हस्बैंड और वाइफ, आप और आपके स्पाउस इज टीम ए, आपके और उनके बीच के अंदर कोई भी नहीं आना चाहिए। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट एन आइडियलिस्टिक स्ट्रक्चर, ऐसा ही होना चाहिए। यदि कुछ भी उससे डिफ्लेक्ट हो रहा है, एक चीज़ जो हमने बात नहीं करी कि कैसे आप बार बार पूछ रहे थे कैसे पता चलता है। सो अगर वो टीम ए के बीच में कोई आ रहा है, अगर मुझे अपने चैट्स डिलीट करने पड़ रहे हैं, अगर हम खुल के अपने स्पाउस से बात कर पा रहे हैं अबाउट दिस सो कॉल्ड वर्किंग स्पाउस, दिस सो कॉल्ड एटसेट्रा, हम उनको दोस्त भी बोल सकते हैं, बट ठीक है, दैट्स आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद द वर्ड। मगर अगर हम उनके बारे में पूरी बात खुल के अपने पार्टनर से जो हमारे ज़रूरी हैं उनसे पूरी 100% ट्रांसपेरेंसी से अगर हम बात कर रहे हैं, दैट मीन्स कोई मैलिस नहीं है अंदर। बट यदि मुझे बातें छुपानी पड़ रही हैं, यदि हमको चैट्स डिलीट करने पड़ रहे हैं, यदि हम कुछ भी ऊपर नीचे कर रहे हैं, दैट इज अ रेड फ्लैग। हमारे मेहमानों ने दर्शकों को जो बातें बताई हैं उस लिहाज से ये वर्क स्पाउस एक ट्रेंड है या फिर टेंशन है, ये आप खुद तय करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही।